Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So students, from today we are going to start our new topic which is probability, and this chapter is very important for your board exams. So without any further ado, let's start the video. सो स्टूडेंट्स अब समझते हैं हम प्रोबेबिलिटी को। अब प्रोबेबिलिटी का अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन देखूं तो क्या होता है, संभावना, किसी चीज के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश होगी या नहीं, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सपोज करो मेरे पास ये कॉइन है, ठीक है। अगर मैं इस कॉइन को अब टॉस करती हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास हेड आएगा, ये क्या पॉसिबिलिटी है कि ये टेल होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, इसी टाइप की जो कंडीशंस होती हैं, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनको मेजर करने की एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड। अब लाइकलीहुड क्या होता है कि किसी भी चीज के होने की संभावना, डेट इज नोन एज लाइकलीहुड, ठीक है। दैट एन इवेंट विल अक्कर, किसी इवेंट के होने की क्या क्या संभावना है, उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुई। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है, डेट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो अब देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी परफॉर्म्ड मैनी टाइम्स अंडर द सेम कंडीशंस एंड देयर आउटकम कांट बी प्रिडिक्टेड विद कंप्लीट सर्टेनिटी, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कॉइन है, क्या मैं बता सकती हूँ कि इसे जब मैं टॉस करूंगी तो हेड आएगा या टेल आएगा। मुझे ये तो पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट मैं ये तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकती कि क्या आएगा। जैसे ये मैंने टॉस किया और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास हेड आ गया, क्या मुझे पहले से पता था कि हेड आएगा, नहीं पता था। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, ठीक है। हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स तो पता होता है, हाउएवर इट्स एग्जैक्ट आउटकम कांट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। प्रिसाइजली हम इसके जो आउटकम्स है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये पता होगा कि क्या क्या चीजें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक डाई है, डाइस को जब मैं थ्रो करती हूँ मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से ही कोई नंबर आएगा, बट क्या मैं ये बता सकती हूँ कि कौन सा ही नंबर आएगा, नहीं बता सकती। तो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है, डेट इज आउटकम। आउटकम क्या होता है, एन आउटकम इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, सॉरी, दैट विल बी योर आउटकम। जैसे ये मेरे पास कॉइन है, मैंने इसे टॉस किया तो मैंने देखा क्या आया, मेरे पास टेल आया। सो दिस टेल इज आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैं कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, उसके मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, दैट विल बी माय सैंपल स्पेस। जैसे कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरे पास टोटल कितने, क्या सैंपल स्पेस बनेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा, हेड कोमा टेल। और अगर मैं डाई की बात करूं, डाइस को अगर मैं थ्रो कर रही हूँ तो मेरे पास क्या क्या सैंपल स्पेस में आएंगे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे पास मान लो ये डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है। ये मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये 52 कार्ड्स होते हैं, तो ये 52 कार्ड्स का सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 52 ही होंगे। 13 होंगे डायमंड के, 13 स्पेड्स के, 13 आपके क्लब के, और 13 आपके हार्ट के, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएंगे, सैंपल स्पेस बन जाएगा इन सबका, ठीक है। इसके बाद मेरे पास अब आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एन आउटकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेक्टेड आउटकम इज नोन एज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डाइस को थ्रो किया। अब डाइस को थ्रो करने से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन दे दी, दैट द आउटकम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो अब इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है वो क्या क्या बनेंगे, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 होगा, और ये जो 2 4 6 है दैट विल बी माय इवेंट, ठीक है। अब डेफिनेशन से इसे करेक्ट करते हैं, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, डाइस थ्रो करने का, ठीक है।
एन आउटकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, और मेरा आउटकम एक्सपेक्टेड क्या है कि जो नंबर है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम है एंड देयर एक्सपेक्टेड आउटकम इज नोन एज, अब इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे 2 4 6 एंड दिस इज नोन एज इवेंट। अब आप अगर ध्यान से देखो ना, आप जो मर्जी इवेंट डिफाइन कर सकते हो, आप मल्टीपल ऑफ 2, ओड होना चाहिए नंबर, इस तरह से कुछ भी इवेंट डिफाइन कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, जो मर्जी इवेंट डिफाइन कर लो दैट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एंड दैट विल बी, ऐसा होगा, हमेशा होगा कि कोई भी आप इवेंट डिफाइन कर रहे हो दैट विल बी अ सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, पहली बात तो 2 इवेंट होने चाहिए कम से कम, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में तब कहती हूँ, देखो क्या लिखा है, इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल अदर्स। जैसे कि जैसे कि अगर मैं 2 इवेंट मान लो डिफाइन करती हूँ, यही मेरे पास कोइन का है कि हेड है और एक टेल है। ठीक है, मैंने इवेंट ए डिफाइन किया कि हेड आना चाहिए, इवेंट बी मैंने डिफाइन किया कि टेल आना चाहिए, मैंने 2 इवेंट डिफाइन कर दिए। अब क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही एक साथ आ जाए, मैं कॉइन टॉस करूंगी, या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या ऐसा हो सकता है एक ही टाइम पे हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। सो दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, या तो इवेंट ए होगा या फिर इवेंट बी होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेक ऑफ कार्ड्स है। ठीक है, अब मैंने एक और इवेंट डिफाइन किया, मैंने ए इवेंट डिफाइन किया इस कार्ड्स में कि जो भी कार्ड आना चाहिए डेट शुड बी अ ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर का कार्ड आना चाहिए। आपको पता है 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं, 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं। मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि ब्लैक कलर का कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मैंने अगला इवेंट सेकंड इवेंट भी डिफाइन किया कि जो कार्ड है दैट शुड बी हार्ट कार्ड। ठीक है, अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कार्ड ब्लैक भी आ जाए और हार्ट का भी आ जाए, दोनों इकट्ठे हो जाए? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, अब डाइस का लेते हैं। डाइस में मैंने क्या किया, मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि इवन मल्टीपल होना चाहिए और एक बी इवेंट डिफाइन किया कि ओड मल्टीपल होना चाहिए। अब मैं जब डाइस को थ्रो करूंगी, या तो इवन नंबर आएगा या फिर ओड नंबर आएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि इवन ओड इकट्ठे आ जाए? नहीं हो सकता, या तो ए इवेंट आएगा या फिर बी इवेंट के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट ऐसा आ जाए जो इवन भी हो ओड भी हो, नहीं हो सकता। सो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड वन लास्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। लेट्स सपोज मैं एक ए इवेंट डिफाइन कर रही हूँ जिसमें मैं कह रही हूँ कि 2 आना चाहिए, जब मैं डाइस को थ्रो कर रही हूँ तो 2 आना चाहिए। एक इवेंट में बी डिफाइन कर रही हूँ जिसमें मैं कह रही हूँ कि जब मैं डाई को थ्रो कर रही हूँ तो 6 आना चाहिए। नाउ स्टिल दिस 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि या तो 2 आएगा या फिर 6 आएगा या फिर कोई और नंबर आ जाएगा, बट कभी भी 2 और 6 इकट्ठे तो नहीं आ सकते डाई को थ्रो करने से, है ना। सो दिस 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों को, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में। ठीक है, अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज अ सैंपल स्पेस। ठीक है, जितने भी मैंने एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिए हैं ना, मान लो मैंने 3 इवेंट्स डिफाइन किए, अगर उन तीनों की यूनियन क्या बन जाए, मेरे पास पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो हमारा इवेंट है वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसे कि अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने जब आपसे एक्सक्लूसिव की बात की तो मैंने इसका लिया था कि पहला इवेंट डिफाइन किया था हेड आना चाहिए, दूसरा इवेंट डिफाइन किया था टेल आना चाहिए। अब हेड टेल से बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। इसकी जब मैं ए और बी इवेंट की जब मैं यूनियन करूंगी तो मेरे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज एग्जॉस्टिव आल्सो, दिस इवेंट इज एग्जॉस्टिव आल्सो। ठीक है, जो पहला इवेंट जो मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके सामने डिफाइन किया था वो एग्जॉस्टिव भी है। क्या हर एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगा? सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं एक इवेंट डिफाइन कर रही हूँ कि जिसमें मेरे पास सिर्फ ब्लैक कार्ड्स आएंगे, दूसरा इवेंट मैंने डिफाइन किया था कि जिसमें सिर्फ हार्ट का कार्ड आएगा। ठीक है, अब ये दोनों इवेंट्स क्या थे हमारे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे,
क्योंकि दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लैक कार्ड भी आ जाए और हर्ट का कार्ड भी आ जाए, ठीक है। बट क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे? क्या इनकी जब मैं यूनियन करूंगी इन दोनों कार्ड्स की, ब्लैक वालों की और हार्ट वाले की यूनियन करती, क्या मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा? नहीं आएगा। वो डायमंड वाले कहाँ गए कार्ड्स, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो एक्सक्लूसिव होता है ऐसा जरूरी नहीं है वो एग्जॉस्टिव भी हो, और जो एग्जॉस्टिव है ऐसा जरूरी नहीं है वो जो है एक्सक्लूसिव भी हो, ठीक है। एग्जॉस्टिव के केस में क्या होता है, बेसिकली जो भी हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं उनकी जब हम यूनियन करते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू योर सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और अभी आपके सामने डाइस का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें मैंने एक इवेंट डिफाइन किया था कि जो नंबर होना चाहिए दैट शुड बी एन इवन नंबर, और एक बी इवेंट डिफाइन किया था कि नंबर शुड बी ऑड नंबर, ठीक है। अब इन दोनों इवेंट्स की ए और बी की जब मैं यूनियन करूंगी मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास इवन नंबर क्या है 2 4 6 और ऑड नंबर क्या है 1 3 5, ठीक है। टोटल ये तो 6 नंबर होते हैं डाइस में, इनकी यूनियन की मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, एज वेल एज वो एक्सक्लूसिव तो था ही ये इवेंट। बट जो मेरा लास्ट एग्जांपल था, मैंने एक इवेंट डिफाइन किया था 2 आना चाहिए, दूसरा इवेंट मैंने बी डिफाइन किया था कि 6 आना चाहिए। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो थे क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, बट ये एग्जॉस्टिव नहीं थे, क्योंकि जब मैं इन दोनों इवेंट्स की यूनियन करूंगी तो मेरे पास 2,6 आएगा, 2,5 आएगा, सॉरी 2,5 आएगा, और ये जो 2,5 है ये सैंपल स्पेस के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद आता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, लेट ए बी एन इवेंट एसोसिएटिव विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उसके कोरोस्पोंडिंग मेरे पास क्या है, ए कोई भी इवेंट डिफाइन किया हुआ है, देन द आउटकम्स बिलोंगिंग टू ए आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, एक डाइस को थ्रो किया था और मैंने कहा एक इवेंट डिफाइन कर दिया ए कि जो नंबर है डेट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 2, या फिर कह दो कि डेट शुड बी एन इवन नंबर, ठीक है। तो अब इससे इसको इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 2 होएगा, 4 होगा, 6 होगा। तो ये जो 2 4 6 है ये पता है क्या है, ये फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवर से पता चल रहा है ना, फेवरेबल जो हमारे फेवर में है, जो हमने इवेंट डिफाइन किया उसके फेवर में है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इफ देयर इज अ एन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एसोसिएटेड विद एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और मैंने कहा कि इसके टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं दैट इज m, ठीक है, एंड m ऑफ देम आर द फेवरेबल टू एन इवेंट a। और इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे कोई इवेंट डिफाइन किया और कहा कि इस जो ये इवेंट है इसके फेवर में कितने आउटकम्स है, मेरे पास m है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट a इज डिफाइंड एंड इज डिनोटेड बाय pa से हम इसे डिनोट करेंगे किसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, ठीक है। एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे, m बाय n। m क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, डाइस को थ्रो करने से मैंने एक इवेंट डिफाइन किया था कि नंबर शुड बी इवन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इवन नंबर आने की फेवरेबल क्या थी, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या थे, 2 4 6 ये 3 थे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं जब हम डाई को थ्रो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मैंने इवेंट ए क्या डिफाइन किया, नंबर इवन आने की, इवन नंबर आने के फेवर में कितने हैं 3, और टोटल कितनी है 6, सो दैट विल बी योर 1/2, ठीक है। ये क्या होगी 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी। सो अब इसी तरह से आप बता सकते हो कॉइन की क्या होगी, हेड आने की कितनी होगी 1/2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो आपके सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं 2 है, और हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 है, सो 1/2। इसी तरह से टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1 है, सो दैट विल अगेन 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, ठीक है। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आपकी 12th क्लास का मेन टॉपिक है, दैट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश होगी या नहीं, क्या कहोगे, कुछ नहीं कह सकते मैम, हो भी सकती है, हाफ हाफ है,
हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, ठीक है। बट अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं डेट द क्लाउड्स आर थंडरिंग, कि बादल बहुत ज्यादा गरज रहे हैं, तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़नी जाएगी, पॉसिबिलिटी बढ़नी जाएगी कि हाँ बादल गरज रहे हैं, शायद बारिश पड़ी जाए, है ना। आपकी पॉसिबिलिटी में इंक्रीमेंट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन, आपको एक बात बता दी कि बादल गरज रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, मेरे पास एक गिवन कंडीशन होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर मुझे बताना होता है कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, ठीक है, दो इवेंट्स है मेरे पास एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और मेरे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो इवेंट्स है, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो बी आपका इवेंट है वो अकर हो चुका है पहले से, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बताना है कि ए इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए बाई बी। आपने ए बाई बी से याद रखना है, जो ये नीचे वाला है डेट मीन्स दिस इज ऑलरेडी अकर्ड, और ये ए के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब बी हो चुका है, ठीक है। बी हो चुका है, आपको ए के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। कोई बात नहीं आया समझ, ठीक है। हम आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद इट इज गिवन बाय। चलो इवेंट्स पे बाद में चलते हैं, पहले आप मुझे ये सैंपल स्पेस बताओ कि अगर मैं डाई को 2 बार थ्रो करूंगी तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे और क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके सैंपल स्पेस एस की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास एस क्या आएगा, एस विल बी इक्वल टू, बहुत बड़ा बनेगा 1,1, पहले थ्रो में भी 1 आ जाए, दूसरे थ्रो में भी 1 आ जाए, ठीक है। 1,2, 1,3, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है, 6,6। ये मेरे पास आया टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। तो मेरे पास इवेंट ए क्या है, मेरे पास एक इवेंट ए है। इवेंट ए मेरे पास क्या डिफाइन किया गया है, द सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 8। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फर्स्ट थ्रो से नंबर आया और जो सेकंड थ्रो से नंबर आया उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए मेरे पास। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, देखो, क्या फर्स्ट रो में कोई ऐसा नंबर बनेगा, फर्स्ट का मैक्सिमम एलिमेंट ये है और इनका सम 7 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो कोई नहीं आएगा एलिमेंट, ठीक है। अब मैं अगर सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड रो में क्या है, 2 + 1 3, ये नहीं होगा, 3 + 2 5 6 7, ये होगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट मेरे पास क्या आ गया, 2,6। अब अगर 2,6 आ रहा है तो 6,2 भी पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगर मैं अब थर्ड रो की बात करूं, थर्ड रो में किसका सम 3 + 1 4 5 6 7, इसका सम 8 आएगा, फिर इसका 9 आएगा, ठीक है। तो ये 8 वाला नेक्स्ट क्या हो गया, 3,5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो 4 + 1 5 6 7 8, ये आ गया 8, ठीक है, 4,4। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, अब देखो 3,5 था तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 5,3 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा, 6,2 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ए इवेंट के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, इवेंट ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट बी क्या है मेरे पास, बी इवेंट मेरे पास है देयर इज एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ठीक है। जो फर्स्ट बारी मैंने थ्रो किया है उसमें मेरे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से जिनमें फर्स्ट थ्रो में इवन आ रहा है, ये सेकंड रो के सारे एलिमेंट, ठीक है, सेकंड रो के सारे एलिमेंट, फोर्थ रो के सारे एलिमेंट और सिक्स्थ रो के सारे एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट थ्रो में क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। सो 2,1 2,2, इस तरह से चलते चलते 2,6, ठीक है। और क्या है 4,1 4,2, ऐसे चलते चलते 4,6। और क्या है 6,1 6,2, और इस तरह से चलते चलते
6,6। ठीक है, तो ये मेरे पास इवेंट ए और इवेंट बी है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे करनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी। अब इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। बी हो चुका है, बी ऑलरेडी पिक्चर में आ चुका है, आपको ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बी के होते हुए। ठीक है, अब ये देखो कि बी क्या है, बी आपके पास है कि पहला जो थ्रो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, अब आपके पास जो सैंपल स्पेस था वो पहले ये 36 एलिमेंट्स का था, बट क्योंकि अब बी अक्कर कर चुका है तो अब आपके पास ये 36 एलिमेंट्स का जो सैंपल स्पेस है वो छोटा हो गया, कितना हो गया, 18 एलिमेंट्स का हो गया। ठीक है, अब आपने बताना है कि इन 18 एलिमेंट्स में ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो पी ऑफ ए बाई बी सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अक्कर्ड। ठीक है, बी ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, आपको ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब क्या मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी which are favorable to A। ओवर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी। ये मैंने कैसे लिखा, देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, आप क्या करते हो, अभी अभी हमने ऊपर फार्मूला डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, पहले हमारे पास सैंपल स्पेस ये था, अब क्योंकि बी अक्कर हो चुका है, हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या बन गया, ये बन गया, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, ये होंगे ना, तो इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, पहले जहाँ पे हम जब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे तो हम क्या लेते थे, हम नीचे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स लेते थे, या फिर यूं कह लो कि हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेते थे। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है कि बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो अब हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। इसी कारण मैंने नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी। अब अगर मैं फेवरेबल इवेंट्स की बात करूं, मेरे जो फेवरेबल इवेंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, अब बी में से आ रहे हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या है मेरी, इवेंट क्या है, इवेंट मेरा है कि सम 8 होना चाहिए, और वो आ कहाँ से रहे हैं, बी में से आ रहे हैं। सो इसलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी, बी में है विच आर फेवरेबल टू ए, बट बी के कौन से एलिमेंट्स है जो ए के फेवर में है। ठीक है, अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी ओवर में नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी। क्या मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने कहा कि अब मुझे बी में देखने हैं जो ए को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या वो ए इंटरसेक्शन बी नहीं हुआ। अब यहाँ से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरे पास, जो ए की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और बी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मीन्स कि पहला थ्रो इवन होना चाहिए और दोनों का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, ये है और ये है। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे 2,6, 4,4 और 6,2, ये 3 एलिमेंट्स आएंगे।
ए इंटरसेक्शन बी ही तो हुआ, बी के होते हुए ए के सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में ही तो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी यहाँ से, दिस इज इक्वल टू, अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं 3, ओवर में नंबर ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने हैं टोटल 18, तो 3 ओवर में 18, क्या आएगा ये 1 ओवर में 6, ठीक है, डेट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ से बेसिकली आपने क्या सीखा, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने बेसिकली ये सीखा है कि आपने जब भी निकालना है ना, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालनी है, डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्री events favorable to A intersection B over में number of elementary events favorable to B, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ से आपने सीखा है, फार्मूला ड्राइव किया है कि किसके इक्वल होता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, नंबर है तो ये क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर में एन ऑफ बी, ये कह रहा है ये, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू बी इज एन बी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये जो है इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे एन एस से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर में एन एस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, और एन बी ओवर में एन एस। तो ये मेरे पास अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बन गया, ये किसकी बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई ए इंटरसेक्शन बी की, क्यों, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी ओवर में नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू बी ओवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है। ये आपका आगे यूज होगा, अच्छी तरह से याद रखना। और हाँ, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉन जीरो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, कि ऐसी कंडीशन कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक टाइम पे बहुत तेज धूप में भी बारिश हो सकती है, पर आप कोई ऐसी कंडीशन दे दो कि जी मैं इस कॉइन को थ्रो करूं और मेरे पास 6 आ जाए, आ ही नहीं सकता, ठीक है। और या फिर यूँ कह दो कि मैं डाई को थ्रो कर रही हूँ और मेरे पास टेल आ जाए, नॉनसेंस। तो ये क्या होगी हमारे पास, इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो हमें 0 प्रोबेबिलिटी पे काम नहीं करना। सो ये आपका सारा बेसिक था प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग। अब हम आगे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी की जो भी आगे कंडीशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि आपको एक रीकैप मिल जाए जो आप पहले पढ़ के आए हो, और आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चले कि वो एक्चुअल में होती क्या है, क्यों हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे हम स्पीड पकड़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से, और हम धीरे धीरे बाइस थ्योरम तक जाएंगे। सो प्लीज आई नीड योर मोटिवेशन स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो क्या जा रहा है एक लाइक और कमेंट करने में, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी कर दिया करो कभी कभी। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई हैव अ ब्लिसफुल डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।